गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। आज हम इकोनॉमिक्स की पार्ट फर्स्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि इंट्रोडक्शन के बारे में कि अर्थशास्त्र क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, जो कि 12th का पहली बुक है। और इसके अंतर्गत हम कुछ मूलभूत चरों की व्याख्या करेंगे और साथ ही कुछ गुड्स के बारे में, यानी कि एक बात करें कि जो कंज्यूमर्स के गुड्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, कितने टाइप्स के इकोनॉमिक्स में गुड्स होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। मैंने ऑलरेडी बात तो कर ली थी, लेकिन दोबारा एक बात जान लेते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि समष्टि अर्थशास्त्र सिंपली अगर हम उदाहरण में समझे तो ये मान लो कोई क्षेत्र है ए और ये कोई क्षेत्र है बी। इसको हम कंट्री का रूप भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई जीडीपी आकलन करनी हो, या मैं कहूँ कि मेरा रोज़गार का स्तर क्या है, ठीक है, ये चीज़ें, या मैं कहूँ कि उस क्षेत्र की बेरोजगारी क्या है, या मैं उस क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में बात करूँ, तो ये कुछ ऐसी मूलभूत चर हैं जिनका आकलन केवल हम व्यक्तिगत स्तर पर नहीं कर सकते। इसका आकलन हम क्या करते हैं, समष्टि स्तर पर, हम क्या कहें कि संपूर्ण स्तर पर करते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण स्तर पर करने के बाद वही सेम कंडीशन हम इसमें भी देखते हैं कि भाई इनकी जीडीपी क्या है, इसकी बेरोजगारी क्या है, इसकी जनसंख्या क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती है कि संपूर्ण स्तर पर आकलन क्या होता है इनका। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, समष्टि अर्थशास्त्र। सिंपली अगर मैंने पिछली वीडियो में मैंने इसके परिभाषा के बारे में बात करी थी कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, तो एक और बार हम बात कर लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन संपूर्ण स्तर पर किया जाता है, संपूर्ण स्तर पर किया जाता है। बस आपको केवल इतना जानना है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, इसके कुल मूलभूत अवधारणा है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी, क्योंकि ये एक नंबर का पक्का क्वेश्चन में आता है। आप कितने भी लास्ट पेपर के राष्ट्रीय क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, उसमें 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे ये जरूर पूछा होगा कि चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कुछ मूलभूत अवधारणाएँ क्या हैं और उनके कुछ चर क्या हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आर्थिक प्रणाली के समुच्चय के बारे में। ठीक है, आर्थिक प्रणाली के समुच्चय क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि आर्थिक प्रणाली के समुच्चय से अभिप्राय उन चरों से होता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंपली कहने का मतलब है, ये कहना चाहता है कि ऐसे चर जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं वो आर्थिक प्रणाली के समुच्चय में शामिल होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम तौर पे दे सकते हैं, पहले हम बात करते हैं समग्र उपभोग। ठीक है, दूसरा इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट कंजप्शन। ठीक है, दूसरा आपका आ गया समग्र निवेश, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। दूसरा आपका आ गया, जैसे कि और मान लो आपकी डोमेस्टिक आय हो गई, डोमेस्टिक इनकम हो गई, यानी इसको हम बोल सकते हैं घरेलू आय। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आंकड़ों का आकलन करती हैं। ये केवल अगर बात करें एक व्यक्तिगत स्तर पे, तो एक व्यक्तिगत स्तर पे नहीं हो सकती, क्योंकि समग्र मतलब क्या होता है,
संपूर्ण, संपूर्ण उपभोग जैसे हो गया, संपूर्ण कंजप्शंस हो गए, संपूर्ण व्यय हो गया, संपूर्ण पूर्ति हो गई, ये सारी चीज़ें यानी समग्र पूर्ति हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आर्थिक प्रणाली के समुच्चय में शामिल होती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कितने टाइप्स की गुड्स होते हैं। तो उससे पहले भी जान लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है। देखिए, समग्र उपभोग, मान लीजिए ये एक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत 4 व्यक्ति रहते हैं, PCD, ये 4 व्यक्ति क्षेत्र में रहते हैं। अब समग्र उपभोग, इसने कितना उपभोग किया, मान लो यहाँ पे कोई 10 क्वांटिटीज़ थी। ठीक है, इसने इसमें से 2 क्वांटिटीज़ इसने खरीद ली हैं, 2 इसने खरीद ली, 2 इसने खरीद ली और 4 इसने खरीद ली। ठीक है, इन सब ने क्या किया, चीज़ों का कंजप्शन कर लिया। ठीक, अब अर्थशास्त्र ये बोलता है भाई, समष्टि अर्थशास्त्र ये बोलता है कि समग्र उपभोग कितना हुआ है, यानी इन चारों द्वारा मिलाकर कितना उपभोग किया गया है। ठीक है, तो किसी क्षेत्र के अंतर्गत इन लोगों का योगदान कितना है या चीज़ों का उपभोग कितना करते हैं, वो सारी चीज़ें जब हम इसका आकलन करते हैं तो क्या होती है, वो समग्र उपभोग। ठीक है, इसी तरीके से अगर समग्र निवेश की बात करें तो मान लीजिए एक क्षेत्र है, इसमें 4 निवेशक हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, ए ने मान लो 10% इन्वेस्ट किया किसी क्षेत्र के विकास के लिए, इसने 25% इन्वेस्ट किया, इसने 35% किया, इसने 40% किया, ऑलमोस्ट मान लो इन सब ने इतना इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो अगर हम समग्र निवेश के बारे में बात करें तो समग्र निवेश इन सब के इन्वेस्ट या इस सबकी हिस्सेदारी की बात करता है कि इन सब ने टोटल कितना इन्वेस्ट किया है। क्लियर, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो पूरी देखें, बीच में कट ना करें, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये होता है कि हर एक कॉन्सेप्ट अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कृपया से पूरा वीडियो देखें। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कितने टाइप्स की वस्तुएं होती हैं और उन वस्तुएं किस टाइप का यूज़ होता है और हमारे अर्थव्यवस्था में किस तरह से अपनी प्रक्रिया के अंदर बदलाव करती रहती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। ठीक है, देखिए देयर इज 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित 2 वस्तुएं होती हैं। पहला हमारी कौन सी होती हैं, अंतिम वस्तुएं एवं मध्यवर्ती वस्तुएं। दूसरी हमारी होती हैं उपभोक्ता वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में। देखिए डेफिनेशन की कोई टेंशन ना लें, परिभाषा मैं बहुत अच्छे से लिखवा दूंगा, पर पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप उसकी डेफिनेशन खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, पर आपके थोड़े जो आप शब्दावली यूज़ कर रहे हैं वो थोड़े अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं में क्या अंतर होता है, कि क्या सभी अंतिम वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं या सभी मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती है, इसका संबंध भी जानना जरूरी होता है। देखिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पहले हम बात करते हैं अंतिम वस्तुओं के बारे में। अंतिम वस्तु, देखिए अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जो सीमा रेखा पार कर चुकी। ठीक है, अंतिम वस्तु होती हैं जो सीमा रेखा पार कर चुकी होती हैं तथा उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए तैयार होती हैं। देखिए फाइनल गुड्स क्या होता है, मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैंने किसी वस्तु का उपभोग करा। अंतिम वस्तुओं के अंतर्गत केवल वही वस्तु आती हैं जिनका मेरी बात कोई उपयोग ना कर पाए। जैसे कि मान लो दूध होता है, दूध की भी बहुत टाइप्स है, दूध को भी हम मीडिएटर गुड्स में भी डाल सकते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं दूध। अगर जैसे कि हम घर में दूध मंगाते हैं, हमने चाय बनाया और हम पी गए, दूध का क्या इससे आगे प्रक्रिया हुई? नहीं हुई। मान लो ये कोई एक गुड्स है, ठीक है, अगर हमारे बाद जैसे कि मैंने से कोई कंजप्शन किया, मैंने क्या किया, इसका उपभोग किया, मेरे उपभोग करने के बाद इसकी कोई अतिरिक्त प्रक्रिया ना हो, इसकी कोई अतिरिक्त प्रक्रिया ना हो, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, फाइनल गुड्स हो जाती हैं। यानी मेरे बाद उसकी कोई प्रक्रिया ना हो, मेरे तक आकर वो ख़त्म हो जाती है, तो क्या जाती है, अंतिम वस्तु। क्लियर? इसका एग्जांपल और मान सकते हैं, जैसे कि मान लो मिल्क है, ठीक है, अब एक भाई हलवाई है, अगर मिल्क उसके तरफ जाता है तो क्या ये उसके लिए अंतिम वस्तु होंगी? नहीं,
हलवाई से क्या करेगा, कहीं मिठाई बना लेगा, लेकिन दूध की प्रक्रिया आगे तो बढ़ी, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, मध्यवर्ती हो जाएगी। अगर ये मेरे तक आती, मान लो मैं उपभोक्ता हूँ, उपभोक्ता तो वो भी है, अगर मान लो मैं उपभोक्ता हूँ लेकिन मैं इसके आगे कोई प्रक्रिया ना बढ़ाकर इसको यहीं समाप्त कर देता हूँ, तो क्या हो जाएंगी ये अंतिम वस्तु। ठीक है, ये कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी वस्तु की प्रकृति डिपेंड करती है कि वो अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, उसकी प्रक्रिया डिपेंड करती है। अब ऐसे ही मान लो एक दूध वाला है, ठीक है, दूध वाला है भाई, उसने क्या किया, दूध चाय वाले को दे दिया। ठीक है, उसने दूध चाय वाले को दिया, अब चाय वाला क्या करेगा, उसका चाय बनाएगा और चाय लोगों को पिलाएगा। ठीक है, तो भाई फाइनली गुड्स तो उसका यहीं पे ख़त्म हो गया। जिम्मेदारी जब तक वो दूध वाले के पास था तब तक वो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु थी, जैसे ही उसने इस चाय वाले को बेचा उसके लिए वो अंतिम वस्तु हो गई, क्योंकि चाय वाला उसका आगे उसको प्रयोग कर नहीं रहा है, वो केवल बना के दो को पिला दे रहा है, ख़त्म कहानी, उससे अपने इनकम अर्न कर रहा है। ठीक है, ये डिपेंड समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें होती क्या है, इन दोनों का संबंध कैसे होता है, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती हैं। ठीक है, आगे और समझते हैं इसको अच्छे से। और आपको समझ में आ गया हो कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये टॉपिक दोबारा बता दो, वरना आप मेरे वीडियो को बैक करके सुन सकते हैं। हालांकि सिंपली आप इतना याद रखना, जिस वस्तु की कोई अतिरिक्त प्रक्रिया ना हो वो क्या होती है, अंतिम वस्तु होती है। बस आपको इतना जानना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, यानी मध्यवर्ती वस्तु के बारे में। किसके बारे में, मध्यवर्ती वस्तु के बारे में। मध्यवर्ती वस्तुएं, देखिए मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो सीमा रेखा पार नहीं होती तथा उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए शेष होती है। देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही आपको दे चुका हूँ, अब देखो थोड़ा और ध्यान समझना। ये एक व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये सी व्यक्ति है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोई भी है, थोक विक्रेता है। ठीक है, ये मेरा दुकानदार है। ठीक है, और ये क्या है, हम है, मतलब हम उपभोक्ता है, उपभोक्ता वो भी हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लो, ठीक, अब मान लो कोई भी वस्तु है, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप दूध ले लो। अब आप बोलोगे कि दूध के पीछे पड़े, नहीं ऐसा नहीं है, आप कुछ भी ले लो, मतलब दूध ले लो या अदर बिस्कुट ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये थोक विक्रेता क्या करेगा, ये दुकानदार को बेचेगा, इसको विक्रय करेगा, इसको विक्रय करेगा। जब इसने इसको विक्रय किया तो क्या दूध या बिस्कुट उसके लिए क्या थी, मध्यवर्ती वस्तुएं थी, क्योंकि उसकी प्रक्रिया आगे बाकी थी। अब वही प्रक्रिया सेम यहाँ पे रहेगी, ये दुकानदार किसे बेचेगा, हमें बेचेगा। ठीक है, ये हमारे लिए जाके अंतिम वस्तु हो गई, क्योंकि हमने क्या किया, उसका अंतिम भोग कर लिया, उसके आगे हमारी कोई प्रक्रिया नहीं रही। लेकिन इन दोनों के लिए प्रक्रिया थी, इन्होंने क्या किया, उसको प्रक्रिया में रखा, और उसकी ये वस्तुएं जो हैं वो उनके लिए मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि इन्होंने इस प्रक्रिया को आगे रखा और यही सेम प्रक्रिया बी ने भी अपनाई। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा इनका अंतिम उपभोग नहीं हो रहा है। क्लियर, ये हमारी मध्यवर्ती वस्तु होती हैं। क्लियर है, यानी जिसमें हम बात कर सकते हैं कि जिनकी अंतिम प्रक्रिया शेष रहती है। ठीक है, ये आप इसको बस इतना याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। क्लियर, चलिए उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु को जानने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं और अंतिम उत्पादक वस्तुएं क्या होती हैं। देखो दोनों एक चीज़ ही होती है और दोनों की डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं सेम है, बस आपको ये चीज़ देखनी है, उत्पादक और उपभोक्ता। बस उपभोक्ता कौन, जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए
वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग करता है, वो कौन कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है। उत्पादक जो अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए या कहें कि किसी समाज की हेतु पूर्ति के लिए वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करता है, वो कौन सा क्या कहलाता है? वो उत्पादक कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो ठीक है, अंतिम उपभोक्ता उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो अंतिम उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए तैयार होती है। ठीक है। आपको केवल इतना चीज़ याद रखनी है कि ये क्या होता है। सिंपल। इसमें और इसके अंदर क्या होते हैं, जो अंतिम उपभोक्ता होते हैं वो हम कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है। और सेम ही डेफिनेशन उसमें भी आ जाएगी उत्पादक वाले में, लेकिन वहाँ पे अंतिम उपभोक्ता के जगह कौन हो जाएगा? अंतिम उत्पादक। यानी इसके अंतर्गत जो उसके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं वो कौन होता है? इसमें होते हैं आपके उपभोक्ता, और उत्पादक वाले केस में उत्पादक हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। अभी बात करते हैं उपभोग व्यय क्या होता है। उपभोग व्यय देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोग व्यय क्या होता है, क्योंकि ये कभी कभी एक नंबर में पूछा भी गया है कि उपभोग व्यय से क्या अभिप्राय है। ठीक है, या इससे क्या तात्पर्य है, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, सीधा लिखेंगे किसी परिवार द्वारा किसी वस्तु के अंतिम उपभोग पर किए जाने वाले व्यय को उपभोग व्यय कहा जाता है। क्लियर? ये उपभोग व्यय ये होता है। अब दूसरा एक आपका आता है मध्यवर्ती। अब मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत या मध्यवर्ती आप कह सकते हैं व्यय क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को मध्यवर्ती लागत या मध्यवर्ती व्यय कहते हैं। क्लियर? देखिए बात करते हैं मध्यवर्ती लागत। ठीक, इसकी सिंपल भी डेफिनेशन यही है कि मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को मध्यवर्ती लागत या मध्यवर्ती व्यय कहते हैं। ठीक है, आपको एक नंबर के जो क्वेश्चन है शॉर्ट में मैंने आपको बता दिए हैं, एक ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स के अगर आप पहला चैप्टर खोलेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन आपको इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं आता है पेपर्स में। बस कुछ सुंदर टॉपिक्स होते हैं जिसमें से पूछा गया है हर बार यही क्वेश्चन। आप चाहे क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, पहला क्वेश्चन तो आपको ये बनता है कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या आप बात कर सकते हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये सारी वस्तुएं उसमें आती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। चलिए अब हम बात करेंगे उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, देखिए उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं। सिंपली उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता हम लोग होते हैं जो अपनी इच्छाओं को या अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग करते हैं। हम क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। ठीक है, अब उपभोक्ता वस्तु क्या है? जिसका हम उपभोग करते हैं वो क्या हो गया हमारे लिए? उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, तो उपभोक्ता वस्तु की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए उपभोक्ता वस्तु में अगर हम बात करें कि ज़्यादा, मैंने पहले ही कहा था कि नंबर में सटीक आंसर देना होता है, तो ज़्यादा इसमें थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल सटीक 2 लाइन 3 लाइन में अपना आंसर लिखना है। ठीक है, देखिए उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से
से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। सिंपल। हम किसी चीज़ का उपभोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें अच्छी लगती है, यानी हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करती है। अब मान लीजिए कभी किसी बंदे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है या किसी को चीज़ खाने का मन कर रही है, तो उसका मन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसकी इच्छा है, और जब हम उसे खा लेते हैं तो हमारी संतुष्टि की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो वही बात ये कहना चाह रहा है, जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, क्लियर, वो क्या हो जाएंगी? उपभोक्ता वस्तुएं। देखिए, उपभोक्ता वस्तुएं 3 टाइप की होती हैं। पहला हमारा होता है टिकाऊ वस्तुएं, दूसरा हमारा होता है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, तीसरा हमारा होता है गैर टिकाऊ वस्तुएं। हालांकि सर्विस इसका पार्ट तो होता है, परंतु उसको हम इतना प्राथमिकता नहीं देते हैं। सेवाएं। ठीक है, टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? देखिए सिंपल, टिकाऊ वस्तुएं वह वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग हम कई वर्षों तक करते हैं। अब टिकाऊ से समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें टिक कर चलती हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपका कार्स हो गई, स्कूटर्स हो गए, सारी चीज़ के अंदर आती हैं, जिसका प्रयोग हम काफ़ी लंबे समय तक कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अर्ध टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? अर्ध टिकाऊ वस्तु होती हैं जो जिसका प्रयोग हम 1 या 2 या 3 4 साल वर्षों तक कर सकते हैं, यानी इसका प्रयोग हम लंबे समय तक नहीं कर सकते। तीसरी हमारी होती है गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तु इसको हम बोल सकते हैं, सिंपली एक शब्द में बोले तो एकल उपयोग वस्तुएं भी होती हैं, यानी वन टाइम यूज़। इसको हम केवल वन टाइम यूज़ बोल सकते हैं। ठीक है, टिकाऊ वस्तुएं मतलब ड्यूरेबल गुड्स यानी कि जिसके टाइम पीरियड ज़्यादा हो। ठीक है, गैर टिकाऊ गैर टिकाऊ जो बता दिया आपका क्या नाम है, वन टाइम। दूसरा आपका है अर्ध टिकाऊ वस्तु, यानी सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिसका हम यूज़ 1 ईयर्स 2 ईयर्स इत्यादि वर्षों के लिए कर सकते हैं। चौथी हमारी आती है सर्विसेज क्या होती हैं? देखो, सर्विसेज भी सिंपली होती है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। हम नेट चलाते हैं, ये क्या है? हमारी सेवाएं हैं। ठीक है, तो लेकिन ये नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं। क्या होती हैं? गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं, यानी नॉन मटेरियल गुड्स। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं पूंजीगत वस्तुओं के बारे में। देखिए, पूंजीगत वस्तुओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता वस्तु पूंजीगत वस्तु में क्या अंतर होता है। ठीक है, या पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? तो सिंपली आप एक बात याद रख लो, पूंजीगत वस्तुएं केवल स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं, जिसके अंतर्गत उच्च मूल्य वाली वस्तुएं शामिल होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये 3 व्यक्ति हैं जो किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं, यानी कि ये क्या है? उत्पादक है। बी भी क्या है? उत्पादक है। सी भी क्या है? उत्पादक है। यानी वस्तु और सेवाओं क्या करते हैं? वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब ये वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन इस उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ये जिस स्थिर परिसंपत्तियां जिन स्थिर परिसंपत्तियों का उपभोग करते हैं वह क्या कहलाती हैं? कहलाती हैं। क्लियर? यानी स्थिर परिसंपत्तियां जो उनकी होती हैं वही क्या होती हैं? इनकी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। परंतु इसमें एक आपको मैटर देखना है कि भाई वो जो वस्तु होती है वो क्या होनी चाहिए? उच्च मूल्य की होनी चाहिए। यानी पूंजीगत वस्तुएं केवल वही हो सकती हैं जो उच्च मूल्य की हो। ठीक है, और अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पूंजीगत वस्तुएं सामान्यतः उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, जैसे आपका मशीन हो गया, प्लांट हो गया इत्यादि, जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया के दौरान
कई वर्षों तक किया जाता है। बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है, कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या सभी वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान शामिल होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल उच्च मूल्य वाली, जिसकी कीमत हाई हो, केवल वही वस्तुएं क्या होंगी, हमारी पूंजीगत वस्तुएं होंगी। क्लियर? आपको बता दिया मैंने पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, लेकिन जितना बढ़ा रहा हूँ बस आप इतना पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन पक्का आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि बुक्स में बहुत सारी चैप्टर्स हैं, आप पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे, ये हमारी पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं के बीच में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, और पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, और स्टॉक क्या होता है, निर्वाह क्या होता है, ठीक, और आपके प्रवाह क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।